वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां देखने वाले हैं और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी एसएससी जीडी या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम है वहां पर हूबहू क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस सीरीज में हम जो है स्टैटिक जीके जो है कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको करवा रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। और इससे पहले जो क्लासेस आई हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी जरूर देखिए। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज कंप्लीट कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। आइए आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग जो है इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जानते भी होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आई थी 2300 से 1750 ईसा पूर्व जो है ये आई हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिसको कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। देखो अभी वर्तमान में मान लेते हैं कि 2024 चल रहा है, तो इससे पहले क्या है कि कभी ना कभी तो जीरो रहा होगा। मतलब ईयर जो है हमारा 2024 इस समय है, कुछ पहले जो है जीरो से शुरुआत हुई होगी। तो जीरो से जब शुरुआत हुई तो यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन जो एडी इसको कहते हैं, ईसा ईसा है, ये ईसवी है। और ये जो इधर का पोर्शन है यहाँ पर जो है जीरो से पहले 1750 ईसा पूर्व और 2300 ईसा पूर्व जो है यहाँ पर जो है बीसी है, इसको हम लोग जो है और बीसी कहते हैं और ईसा पूर्व इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता का जो पीरियड है 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी यहाँ पर स्थित थी। आगे देखते हैं 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है वैदिक काल का टाइम था। और इसी में जो है ऋग्वैदिक काल आया और उत्तरवैदिक काल भी इसी टाइम पर आता है। आगे फिर आता है महाजनपद काल। तो यहाँ पर जो है हम लोग टाइमलाइन देखेंगे और यहाँ पर जो स्टार्टिंग से लेकर जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग टाइमलाइन यहाँ पर देखने वाले हैं। महाजनपद काल आता है जिसमें आप लोग जानते भी होंगे कि 16 महाजनपद थे। और यहाँ पर जो है लोहे का जो है आविष्कार हो गया था, पहले जो है लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। और यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जो है यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं हम लोग को देखने के लिए। इसके बाद जो है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध का जन्म होता है, इनका जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में होता है, ये आप जानते भी होंगे। इसके बाद 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है। कहाँ पर इनका जन्म होता है? कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य आता है और यहाँ पर जो है 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग जो है ओडिशा में है, ये आप जानते भी होंगे। कलिंग का युद्ध जो है इसका जो जिक्र है सम्राट अशोक जो है इसके 13वें शिलालेख से मिलता है। यह पॉइंट आप ध्यान रखें। अब हम लोग जो है यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। 1712 ईस्वी में सिंध पर अरब का प्रथम आक्रमण होता है। सिंध पर जो है अरब का प्रथम आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। और यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया था। और यहीं पर जो है भारतीय इतिहास का पहला जौहर का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। जौहर वो होता है कि जिसमें अगर मान लो कि जो राजा है वो युद्ध करते हुए मर जाता है, उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो खुद को या तो आग को समर्पित कर देती है या पानी में चली जाती है या खुद को मृत्यु को समर्पित कर देती है, वही जो था वो जौहर था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और सिंध पर जो है आक्रमण को किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया था। पहला आक्रमण था 712 ईस्वी में। इसके बाद 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है और सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। इसके बाद जो है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है। तराइन जो है हरियाणा में पड़ता है। और तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। इसमें जो है मोहम्मद गोरी की हार होती है। और इसी के अगले वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, लेकिन इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी विजेता बनता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछता है। आगे देखते हैं।
1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना होती है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, और विजयनगर की जो राजधानी है वो हम्पी है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना होती है। इसके बाद जो है 1498 में वास्को डिगामा, जो कि पुर्तगाल का यात्री है, ये आता है कालीकट, भारत पहुंचता है। ये किस लिए आता है? मसालों की खोज के लिए ये आता है। वास्को डिगामा की सहायता जो है गुजराती, यहाँ पर जो है अब्दुल मनिक ने किया था। इनकी सहायता जो है, गुजराती एक थे व्यक्ति अब्दुल मनिक ने इनकी सहायता की थी वास्को डिगामा की, कि ये भारत पहुंच सके। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था, पुर्तगाल का था। क्योंकि अब इसे एक बात और समझ में आती है कि भारत में प्रथम आने वाले जो शासक हैं, जिसमें कि मान लो यूरोपियन की बात की जाए, तो इसमें प्रथम स्थान हो जाएगा पुर्तगालियों का। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आते भी हैं और सबसे बाद में भारत से जाते हैं। कैसे? गोवा में आप लोगों ने देखा भी होगा कि गोवा जो है पुर्तगाल के अधीन था, और इन लोगों ने जो है 1961 में जो है गोवा को छोड़ा था। तो ये आप ध्यान रखें कि पुर्तगाली सबसे पहले भी आते हैं और सबसे बाद में भी जाते हैं भारत को छोड़कर। नेक्स्ट है 526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत हरियाणा में पड़ता है, और पानीपत का पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें जो है इब्राहिम लोदी हार जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। नेक्स्ट है 1517 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। खानवा कहाँ पड़ता है? भरतपुर राजस्थान में है। खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, इसमें राणा सांगा हार जाते हैं। इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। विजेता यहाँ पर शेरशाह सूरी बनता है। नेक्स्ट है 1556। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में। इसमें जो है हेमू की हार होती है और अकबर जीत जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1564 में जो है अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था, तो इसको अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। ये ध्यान रखें आप। इसके बाद जो है 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी राजस्थान में है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है, और ये युद्ध जो है अनिर्णायक था, यानी कि इसमें किसी की भी हार नहीं हुई थी, न तो किसी की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, आप लोग ध्यान रखें। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य भारत में समाप्त होने लगता है। और इसके इसलिए समाप्त होता है क्योंकि इसके बाद जो राजा है वो ताकतवर नहीं थे, और उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी पकड़ भारत में कमजोर कर दी। इसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं, तो वो यहाँ पर राज्य करते हैं। आगे अब देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हो गई। इसके बाद जो है 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है। नादिर शाह जो है अफशरीद वंश का था। नादिर शाह जो है अफशरीद वंश का था। ये ध्यान रखें आप। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739 में होता है। इसके बाद जो यहाँ पर है 3 काइनेटिक वार होते हैं। ये ध्यान रखें आप। 1746 से लेकर 1763 तक 3 काइनेटिक वार होते हैं। पहला जो काइनेटिक वार युद्ध है, यहाँ पर जो है एक्स ला सापेल की संधि होती है पहले कार्नेटिक वार में, और ये युद्ध जो है सेंट थॉमस युद्ध के नाम से भी फेमस है। दूसरा कार्नेटिक वार में जो है पौंडीचेरी की संधि होती है। पौंडीचेरी की संधि जो है दूसरे काइनेटिक वार में होती है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है इस युद्ध को अंबूर का युद्ध कहा जाता है। तीसरा काइनेटिक वार जो है 1760 में होता है, जिसको हम लोग वांडीवाश का युद्ध भी कहते हैं, और यहाँ पर पेरिस की संधि होती है। इसमें जो है फ्रांस वाले हार जाते हैं। जो ये तीनों युद्ध हैं फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होते हैं। इसमें जो है फ्रांस वालों की हार होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य है वो भारत में स्थापित हो जाता है। आयरकूट जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था, और लिली जो है ये फ्रांस की तरफ से था। ये भी आप ध्यान रखें। तो 3 काइनेटिक वार होते हैं। पहले वाले में
एक्स ला सापेल की संधि होती है जिसको सेंट थॉमस युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरे वाले कार्नेटिक युद्ध में पौंडीचेरी की संधि होती है जिसको हम लोग अंबूर का युद्ध के नाम से जानते हैं। तीसरा वाला कार्नेटिक वार युद्ध है जो है ये होता है 1760 में जिसको हम लोग वांडीवास का युद्ध, और इसमें पेरिस की संधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी का जो युद्ध है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें, आप लोग लिख लें कि प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इसमें जो है मीर जाफर ने विश्वासघात किया था, उसके बाद जो है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। इसके बाद आता है 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा का युद्ध जो है 1759 में हुआ था अंग्रेज और डच के बीच में। नेक्स्ट है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठा की जो है हार होती है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। इसमें जो है मराठाओं की हार हो जाती है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक युद्ध हुआ है अक्टूबर 1764 में। ये मंथ भी आप ध्यान रखें कि मंथ पूछ लेता है, तो यहाँ पर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था, और जो भारतीय सेना में बात की जाए तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय यहाँ पर लड़े थे। इनकी संयुक्त सेना लड़ी थी, लेकिन हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों की तरफ से था इसकी विजय होती है। इसने जो है मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना की संयुक्त सेना को हरा दिया था, और ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इसी के बाद जो है अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में स्थापित होने लगता है। इस युद्ध के बाद जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और यह संधि क्लाइव के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इससे जो है बंगाल का गवर्नर जो है, बंगाल का जो गवर्नर है ये बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि पोस्ट का नाम बदल देते हैं। पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है हेस्टिंग बनते हैं। वैरन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद जो है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे को बनाया जाता है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे बनती हैं। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ये भी ध्यान रखें आप। इसके बाद जो है 1798 में वेलेजली ने सहायक संधि से हैदराबाद का विलय किया था। यानी कि सहायक संधि जो है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सहायक संधि को किसने दिया था, तो इसको वेलेजली के द्वारा दिया गया था 1798 में। और सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजों में शामिल होने वाला पहला जो रियासत थी वो थी हैदराबाद, ये भी ध्यान रखें आप। इसके बाद जो है 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में होता है। यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों की विजय होती है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। इसी के साथ जो है मैसूर का जो साम्राज्य था ये खत्म हो जाता है। टीपू सुल्तान के फादर जो हैं हैदर अली, ये 2 युद्ध में लड़े थे, पहले और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। उसके बाद जो है इनके पुत्र जो हैं टीपू सुल्तान ये लड़ते हैं और इनकी चौथे वाले में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है, इसकी स्थापना 1800 में की गई थी। इसके बाद जो है 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। और 1921 में जो है बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, यहाँ पर 3 बैंकें हैं। बंगाल की बैंक है, बैंक ऑफ मद्रास है और बॉम्बे की बैंक। इनको जो है 1921 में
इनको एक में मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। इंपीरियल बैंक की स्थापना बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर की जाती है और बाद में यही जो बैंक है आगे चलकर 1955 में एसबीआई बन जाता है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यही है इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें। एक बार फिर से देखते हैं। 1806 में जो है बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। इसके बाद जो है और बैंक के जो है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे की भी स्थापना होती है। इन तीनों बैंकों को जो है 1921 में एक में मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाई जाती है और बाद में यही बैंक जो है 1955 में एसबीआई बन जाता है। तो एसबीआई क्या है? इंपीरियल बैंक है, जो कि 1921 में स्थापित की गई थी तीन बैंकों को मिलाकर। आगे देखते हैं। 1809 में यहां पर अमृतसर की संधि होती है। 1809 में किसके बीच में? राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में। मेटकॉफ को जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में होती है। कब? 1809 में। 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है। इससे जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। तो यह भी ध्यान रखें, एग्जाम में पूछता है कि किस चार्टर एक्ट से भारत में शिक्षा के सुधार के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है और बाद में यही जो संस्था है ये बन जाता है ब्रह्म समाज। पहले इन्होंने जो है ब्रह्म सभा के नाम से इसकी स्थापना की थी 1828 में, बाद में यही जो है ब्रह्म समाज बन जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। 1829 में सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया जाता है। कब? 1829 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है कि सती प्रथा का अंत कब किया गया था, तो 1829 में किया गया था। इसके बाद जो है 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है और 1833 में एक एक्ट आया था, उससे जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, पहले आपको बताया था कि बंगाल में पहले गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था, पहले बताया हुआ है। बाद में जो है 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1833 के एक्ट के द्वारा। और पहले भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं, ये भी आप ध्यान रखें। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं, इनको बनाया गया था। और इसी के साथ जो है पहला विधि आयोग का भी गठन किया गया और इसके हेड जो है मैकाले को बनाया गया था। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं मैकाले थे, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद जो है 1843 में दास प्रथा का अंत जो है एलन ब्रो के समय पर हुआ था। नेक्स्ट है 1853 में पहले रेलवे जो ट्रैक है उसको बिछाया गया था और ये बिछाया गया था बॉम्बे और ठाणे के बीच में। पहला रेलवे ट्रैक बिछाया गया और 1853 में जो है ये यहाँ पर रेलवे गाड़ी चलती है। किसके टाइम पर? डलहौजी के समय पर, 1853 में। नेक्स्ट है 1854 में वुड डिस्पैच आता है। ये संबंधित है एजुकेशन से, यानी कि शिक्षा से संबंधित है वुड डिस्पैच, और ये आता है डलहौजी के टाइम पर। वुड डिस्पैच जो है इसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। तो वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया था। नेक्स्ट है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है और किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति जो है होती है 1857 में और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जो कि क्रांतिकारी हैं, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है और ये जो है 1857 क्रांति से पहले शहीद होते हैं। मतलब कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें शहीद होने वाले पहले व्यक्ति मंगल पांडे हैं। आप लोग जानते भी होंगे, इन्होंने जो है जो एक राइफल थी इनफील्ड, उसको इन्होंने जो उसमें गोली डाली जाती थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, तो इन्होंने उसका यूज करने से मना कर दिया और विद्रोह इन्होंने कर दिया था। उसके बाद जो है इनको फांसी पर लटका दिया जाता है, तो इनकी मृत्यु होती है और ये पहले शहीद बनते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से जो है क्रांति की शुरुआत होती है। एग्जाम में पूछा गया है कि
जो 1857 की क्रांति है इसकी शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। जब ये क्रांति समाप्त होती है उसके बाद जो है 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इससे क्या होता है? दो तीन चीज़ें हुई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है भारत में समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में राज्य कर रही थी उसका जो शासन है उसको समाप्त किया जाता है और भारत में शासन का अधिकार क्राउन को दिया जाता है, यानी कि जो ब्रिटेन के सम्राट उस समय थे उनको जो है भारत का राजा घोषित कर दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य है वो समाप्त होता है। और इससे जो है गवर्नर जनरल जो भारत में था उसको अब जो उसका पद है उसको बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल तो था उसको वायसराय बना दिया गया और भारत के पहले वायसराय कैनिंग थे, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद जो है 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इससे 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ कहाँ पर? 1862 में जो है इसकी स्थापना होती है कलकत्ता हाई कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की, 3 जगह जो है हाई कोर्ट की स्थापना होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के द्वारा 1862 में। नेक्स्ट है 1872 में पहली बार जनगणना होती है मयो के समय में। ये पूछता है कि पहली बार जो है भारत में जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके टाइम पर? मयो के टाइम पर। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। कहाँ पर? बॉम्बे में होती है। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में 1875 में होती है। और यहाँ पर जो है इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में ही की जाती है। इसके बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है लिटन के टाइम पर। यह पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के टाइम पर आया था? तो ये लिटन के टाइम पर आया था। कब? 1878 में। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं। 1881 में पहला नियमित जनगणना प्रारंभ होती है। आपको पहले बताया कि 1872 में जनगणना हुई थी, तो वो नियमित नहीं थी। नियमित जनगणना जो है भारत में 1881 से शुरू होती है। पहली नियमित जनगणना प्रारंभ होती है किसके टाइम पर? रिपन के द्वारा शुरू की जाती है। यहाँ पर ऐसे भी पूछता है दशकीय या फिर वैज्ञानिक आधार पर जो जनगणना है वो कब शुरू हुई थी? 1881 में शुरू होती है रिपन के टाइम पर, ध्यान रखें आप। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के द्वारा की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है भारत में रिपन के द्वारा 1882 में होती है। नेक्स्ट है एल्बर्ट विल विवाद जो है रिपन के समय पर होता है। कब? 1883 में। और इसी को जो है श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 28 दिसंबर 1885। बहुत डेट इंपॉर्टेंट है 1885। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। एलन ऑक्टेन ह्यूम इनका पूरा नाम है, तो ये आप ध्यान रखें। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होती है। और जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब उस समय वायसराय भारत में डफरिन था, इसीलिए जो है कांग्रेस को डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। 1896 में वंदे मातरम पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस का जब स्थापना हुआ है इसके पहले हेड जो हैं वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और 1896 में वंदे मातरम जो है पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना जो है वी.डी. सावरकर के द्वारा की जाती है। और 1904 में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आता है, करजन के द्वारा इसको लाया जाता है। नेक्स्ट है 1905 में क्या होता है? 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को होती है, इसीलिए हम लोग 7 अगस्त को जो है हैंडीक्राफ्ट डे मनाते हैं, ध्यान रखें। और इसी के विरोध में जो है यहाँ पर जो है
रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को यहाँ पर कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरुआत होती है। जो बंगाल विभाजन है, इसकी जो डेट है, बंगाल विभाजन की तारीख तय होती है कौन सी? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन किया जाना था। तो इसी के विरोध में जो है 7 अगस्त को यहाँ पर जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब? 1906 में। कहाँ पर होती है? ढाका में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में बनाया जाता है मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा यहाँ पर स्थापना की जाती है। 1906 में पहली बार जो है स्वराज की मांग जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, इसके हेड दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने स्वराज की पहली बार मांग की थी 1906 में। नेक्स्ट है 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन होता है और कांग्रेस का जो है विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में होता है। जैसे ही सूरत देखी, एक दूसरे से अलग हो गए, तो कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी होती है। इनको फांसी क्यों होती है? मुजफ्फरपुर बमकांड में इनको जो है दोषी बनाया जाता है और इनको फांसी दी जाती है। जो खुदीराम बोस हैं, सबसे कम उम्र में फांसी इनको दी गई थी। जब इनको फांसी दी गई तो ये मात्र 15 साल के थे। ये भी आप ध्यान रखें, खुदीराम बोस को फांसी जो है 1908 में होती है। मुजफ्फरपुर बमकांड में इनको फांसी होती है। नेक्स्ट है 1909 में मॉर्लेमेंटो एक्ट आता है और इससे सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा होती है। किसे? 1909 के मॉर्लेमेंटो एक्ट के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है? इसमें जो है अलग अलग जो जातियां हैं, धर्म के नाम पर जो है इनको चुनाव लड़ने की जो है अलग अलग इनको सिस्टम बनाया जाता है, आज़ादी दी जाती है कि अलग अलग जो है चुनाव लड़ेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन आयोग की घोषणा होती है 1909 के मॉर्लेमेंटो एक्ट के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। कब? 1911 में। और जब दिल्ली दरबार लगाया जाता है तो जॉर्ज पंचम जो है ये आते हैं, जॉर्ज 5 भारत आते हैं। और उस समय वायसराय हार्डिंग सेकेंड था और इसने क्या किया कि बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था। और उसके बाद राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा हो गई थी। कब? घोषणा कब हुई? 1911 में। लेकिन राजधानी बनती कब है दिल्ली? तो 1912 में बनती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। 11 में घोषणा होती है लेकिन बनती है 1912 में, ध्यान रखें आप। और 1911 में पहली बार जनगण मन जो है गाया गया था। कांग्रेस के जो हेड है यहाँ पर विशय नारायण धर जो है कांग्रेस के हेड थे। उस समय जब जनगण मन गाया गया था तो दिल्ली दरबार यहाँ पर लगता है दिल्ली में, तो ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखते हैं 1912 में जो है दिल्ली जो है राजधानी बन जाती है, इंपॉर्टेंट है। 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। 1914 में कामागाटू प्रकरण होता है। तो ये जो है एग्जाम में पूछता है कि कामागाटू प्रकरण किससे संबंधित है, तो अभी बताने वाले हैं आपको। कामागाटू प्रकरण जो है इसको बज बज प्रकरण भी कहा जाता है। यहाँ पर होता है कि जहाज जो है जापान का एक होता है जिसका नाम है कामागाटू, और यहाँ पर जो है जहाज को रेंट पे कौन लेता है? बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको रेंट पर लिया होता है जहाज को। और ये जो है हांगकांग से कनाडा के लिए जा रहे थे और वैंकूवर यहाँ पर ये पहुँचते हैं कनाडा में, और इनको रोक दिया जाता है कि ये कनाडा में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और जब ये जो जहाज है कनाडा में जाता नहीं है तो ये वापस जब आता है तो ये जो है कलकत्ता के बजबज स्थान पर उतरता है, तो इसीलिए इसको बजबज प्रकरण भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें। कामागाटू जो है ये जहाज का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं 1915 में 9 जनवरी 1915 को क्या होता है? गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, इसीलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं गांधी जी, क्योंकि इसी दिन भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना होती है अहमदाबाद में।
किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा की जाती है। और 1916 में ही होम रूल लीग शुरू करते हैं कौन? तिलक और एनी बेसेंट, अलग अलग शुरू करते हैं दोनों लोग होम रूल लीग मूवमेंट। 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट होता है, जिसके हेड अंबिका चरण मजूमदार थे। यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है, और नरम दल और गरम दल जो हैं एक में मिलते हैं और कांग्रेस एक साथ कार्य करती है। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? अलग अलग हो गए थे। और लखनऊ पैक्ट जो है इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता होता है, और जो नरम दल है और गरम दल इनके बीच में भी समझौता हो जाता है 1916 में। इंपॉर्टेंट है। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह जो है इसको बताते हैं क्या था। यहाँ पर जो है तिनकठिया पद्धति जो है इसका विरोध होता है। तिनकठिया क्या है? यानी कि 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इसी का विरोध जो किया गया किसानों के द्वारा, क्योंकि अगर नील की खेती ही अपनी ज़मीन पर वो करेंगे तो अनाज उनको खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए जो है इसका विरोध हुआ और गांधी जी ने इसका जो है समर्थन किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में होता है। तो ये आप ध्यान रखें, और सक्सेसफुल होता है। इसके बाद जो है इसको समाप्त किया जाता है। 1918 में जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और प्लेग बोनस, यहाँ पर प्लेग की बीमारी आ जाती है, उसके बाद जो है जो मजदूर होते हैं उनको बोनस वो लोग मांगते हैं। तो वो लोग जो है कंपनी वाले जो हैं, मिल वाले जो हैं, ये लोग कम बोनस देने की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी जो हैं यहाँ पर ज़्यादा बोनस की बात करते हैं। बाद में गांधी जी की बातें जो है वो मान ली जाती हैं और ज़्यादा बोनस की जो मजदूर होते हैं उनको दिया जाता है। 1918 में खेड़ा आंदोलन भी होता है, ये भी जो है गांधी जी करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर आंदोलन हो गए। यहाँ पर जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया जाता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। और जो रॉलेट एक्ट है ये काला कानून है, 1919 में आता है। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू होता है और 1924 में ख़त्म होता है। इसके बाद जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसमें सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो हैं इनकी जो गिरफ्तारी हो जाती है, अंग्रेज लोग कर लेते हैं। इसी का जो विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में। और उसी के बाद जो जनरल डायर ने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश वो दे देता है और निहत्थे लोगों की मृत्यु होती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है, आप लोग ध्यान रखें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी 1919 में आता है। तो ये क्रम अनुसार लगे हैं, क्रम भी एग्जाम में पूछता है, तो ये आप ध्यान रखें, ये क्रम के अनुसार ही लगाए गए। पहले रॉलेट एक्ट आता है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी इसी के बाद आता है। 1919 में ही ये सब हुआ है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी के द्वारा की जाती है। और जब शुरुआत होती है पहले दिन ही तिलक की मृत्यु हो जाती है। ये भी आप ध्यान रखें। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त करने की घोषणा गांधी जी के द्वारा 5 फरवरी 1922 को की जाती है, चौरी चौरा घटना के बाद। यहाँ पर जो है चौरी चौरा घटना होती है और गोरखपुर में होती है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो पूरी चौकी को जला देते हैं, जिसमें 20-22 जो है पुलिस वाले उनकी हत्या हो जाती है। तो इसी को देखते हुए गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था, असहयोग आंदोलन को। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की जाती है। इसके बाद आता है 1924। 1924 में जो है HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ के द्वारा की जाती है। और 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी, और एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी के द्वारा की गई है। कौन सा? बेलगाम अधिवेशन 1924 का है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1925। 1925 में जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था,
लेकिन अभी हाल ही में जो है यूपी गवर्नमेंट ने जो है इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। जो काकोरी जगह जो है लखनऊ के साइड में पड़ती है। यहाँ पर जो है भारत में जो क्रांतिकारी थे इन्होंने ट्रेन को लूट लिया था, वही जो है काकोरी ट्रेन एक्शन है। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू ने किया था, और ये पहली कांग्रेस की भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगर पूछता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछ ले कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, तो उसका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। कब किया था? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट है 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की जाती है। 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन जो है यूपी SSC पेट में पूछा गया है और भी एग्जाम्स में आ चुका है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, तो वहाँ पर गठन ही पूछा गया था कि कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। और ये जो साइमन कमीशन है भारत में आता है 1928 में, ये ध्यान रखें आप, ये आता है 1928 में भारत आता है, गठन होता है 1927 में। नेक्स्ट है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और जब इसका विरोध हुआ लाला लाजपत राय ने यहाँ पर इसका विरोध किया, और यहाँ पर जो है लाला लाजपत राय की जो है लाठी लगने से मृत्यु हो जाती है। तो और जो यहाँ पर भारत में जनमानस है इसमें विद्रोह होता है इसके खिलाफ, और इसका बहुत ही विरोध होता है, क्योंकि इसमें साइमन कमीशन जो था इसमें भारत का कोई भी सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। तो ये भी ध्यान रखें। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आती है, और ये रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी, और इसको पब्लिक में 28 अगस्त 1928 को रखा गया था। और यहाँ पर जो है डोमिनियन स्टेटस इसकी मांग की गई थी भारत के लिए, यानी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग जो है नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ध्यान रखें। यहाँ पर जो है जो ये नेहरू रिपोर्ट है इसको जो है क्यों बनाया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा? देखो, इससे पहले जो है बर्कन हेड जो हैं इन्होंने चुनौती दिया था कि तुम लोग खुद अपना संविधान बनाओ। मतलब जो बर्कन हेड हैं इन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी कि तुम लोग अपना संविधान नहीं बना सकते हो, तो आप लोग जो है अपना संविधान एक बार बना कर दिखाओ। तो इसी कारणवश जो है मोतीलाल नेहरू ने जो है यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की, भारत का संविधान के बारे में इन्होंने तैयार किया था, और इसी में जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, और इसी को जो है बाद में इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया था। ये भी आप ध्यान रखें। 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यहाँ पर जो है इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। डोमिनियन स्टेटस क्या था? इसमें यह था कि भारत वाले राज्य करेंगे, लेकिन इन पर जो शासन होगा वो अंग्रेजों का ही रहने वाला था, तो इसीलिए इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था और इसको ठुकरा दिया था। इसके बाद जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो एग्जाम में पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 14 सूत्रीय फार्मूला जो है वो पेश किया था, और 1929 में ही भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकते हैं। और बम ये क्यों फेंकते हैं? इन्होंने जो है पब्लिक सेफ्टी बिल यहाँ पर असेंबली में आने वाला था, तो इसीलिए इन्होंने इसका जो इसमें बम फेंकते हैं, और इनका उद्देश्य होता है कि बहरों को सुनाना। ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बहरों को सुनाना है, यानी कि अंग्रेज जो है उनको कहते हैं कि ये लोग बहरे हैं, हम लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए ये जो है इसमें बम फेंकते हैं। आगे देखते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, और इसी के साथ दांडी मार्च की भी शुरुआत होती है। दांडी मार्च की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को होती है, और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है, 24 दिन तक। इसके बाद जो है गांधी जी मुट्ठी भर नमक उठाते हैं, और उसके बाद दांडी में नमक उठाते हैं, उसके बाद नमक कर जो है वो तोड़ देते हैं। ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं 3। पहली वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होती है। यहाँ पर हेड जो हैं रैमजे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो हो जाएंगे रैमजे मैकडोनाल्ड, और ये तीनों में प्रधानमंत्री रहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें।
भाग यहाँ पर जो है भीमराव अंबेडकर ने लिया था। भीमराव अंबेडकर ने भी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुई हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इनमें भाग लिया है। तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों में सेम है। ये पॉइंट आप पहले से ध्यान रखें। पहली वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरी वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है कब होती है? सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक, इसमें जो है कांग्रेस भाग लेती है। और गांधी जी जो हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। और गांधी जी पूछता है एग्जाम में कि किस जहाज से लंदन गए थे, तो उसका नाम है SS राजपुताना जहाज से गांधी जी लंदन में गए थे दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। सरोजिनी नायडू ने भी इसमें भाग लिया था दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ पर जो बातचीत खराब हो गई थी उसके बाद जो है तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है कब? नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक, इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया है, वो है दूसरी वाली। नेक्स्ट है 1931 में जो है क्या होता है? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है। और 1931 में ही कराची अधिवेशन जो होता है 1931 का, उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाती है, ये भी आप ध्यान रखें, 1931 में ही ये सब होता है। नेक्स्ट है, अब इस स्लाइड में जो है हम भारत को आज़ाद करने वाले हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें। 1932 में क्या होता है? 16 अगस्त 1932 को जो प्रधानमंत्री हैं मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के, ये लेकर आते हैं सांप्रदायिक पंचाट लेकर आते हैं। इसमें व्यवस्था की गई थी कि जो दलित हैं भारत में और मुसलमान हैं, इनको पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इसका विरोध जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सब लोग करते हैं, इसका विरोध करते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर जो है आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठ जाते हैं। और गांधी जी जो हैं यरवदा जेल पुणे में होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अनशन की घोषणा कर देते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। इसी के बाद जो है सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है, किसके बीच में? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। क्योंकि अंबेडकर जो थे ये भी चाहते थे कि दलितों को जो है अलग से जो है निर्वाचन की व्यवस्था मिले, लेकिन गांधी जी ने सोचा कि अगर दलित जो हैं तो सब हिंदू ही, ये सब अगर अलग अलग हो जाएंगे तो भारत का तो कभी विकास होगा नहीं, ये सब आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो इसलिए जो है सबको एक साथ चुनाव लड़ने की आज़ादी हो और सबके लिए जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, इसी के बाद की जाती है। सितंबर 1932 में जो है पूना पैक्ट होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, कहाँ पर? यरवदा जेल में ही होता है। और इसमें जो है अंबेडकर ने क्या किया? दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग थी इसको निरस्त कर देते हैं। और ये जो पूना पैक्ट है इसको करवाया था मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इनके प्रयासों से ही ये पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हो पाता है। और इसी के बाद जो है दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग थी इसको निरस्त कर दिया जाता है। बाद में जो है इन लोगों को जो चुनाव है इसमें आरक्षण की व्यवस्था की जाती है सीटों की। नेक्स्ट है 1935 में क्या हुआ है? 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा की जाती है। कब? 1936 में होता है, जिसके महासचिव एन रंगा थे। इंपॉर्टेंट है, पूछता है अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन कहाँ पर होता है? लखनऊ में हुआ था 1936 में। अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद थे, महासचिव एन रंगा थे। नेक्स्ट है 1937 में इलेक्शन होता है 11 प्रांतों में, जिसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस को जीत जाता है 7 प्रांतों में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है, हरिपुरा अधिवेशन की 1938 में। 1939 यहाँ पर जो है त्रिपुरी अधिवेशन होता है। यहाँ पर विवाद हो जाता है क्योंकि जो है सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और गांधी जी इससे खुश नहीं होते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का जो समर्थित जो सदस्य खड़ा हुआ था पट्टाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस उसको हरा देते हैं चुनाव में और गांधी जी इससे खफा हो जाते हैं। तो यहाँ पर विवाद हो जाता है। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पर? कलकत्ता में करते हैं।
और 1942 में ही दूसरा वर्ल्ड वार जो है ये शुरू हो जाता है। कब तक चलता है? 1945 तक चलता है। नेक्स्ट है 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आता है, और इस समय वायसराय कौन है? लिन लिथिगो हैं। 1940 में इन्होंने जो है आश्वासन दिया कि दूसरे वर्ल्ड वार जो है इसमें अगर भारत साथ देता है, भारत मतलब कि जो आदमी हैं, सैनिक हैं, ये भारत जो है इसमें साथ देगा दूसरे वर्ल्ड वार में, तो भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस और संविधान निर्मात्री समिति का गठन जो है भारत के लिए किया जाएगा। कब? युद्ध के बाद। अब इनकी रणनीति देखो, युद्ध के बाद करेंगे, तो युद्ध के बाद ये इसको कोई मानने वाला था नहीं, तो इसको जो है कांग्रेस ने ठुकरा दिया था, ये भी ध्यान रखें आप। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, इसकी शुरुआत 1940 से होती है, और यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, पूछता है एग्जाम में। 1940 में ही मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती है, और यहीं पर जो है पृथक मुस्लिम राज्य की मांग होती है। कब? 1940 के लाहौर अधिवेशन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, जो पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना है, यानी कि जो पाकिस्तान वर्ड है, इसको दिया था चौधरी रहमत अली ने, इसको दिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है, और यहाँ पर जो है युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण होगा, ऐसा जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा कहा गया था कि क्रिप्स मिशन जो आता है और भारत में कहता है कि युद्ध के बाद जो है संविधान सभा का गठन होगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। और युद्ध के बाद ही ये सब लोग कर रहे थे, तो इसको मानने वाला कोई था भी नहीं। और 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया जाता है, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है शुरू हो जाता है गांधी जी के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1945 में वेबल योजना आती है, और यहाँ पर जो है लिन लिथिगो के काल में जो ये योजना आती है। और उसके बाद जो है 1945 में शिमला समझौता भी होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विवाद यहाँ पर हो जाता है, और उसके बाद जो है अलग देश की मांग जो है वो बढ़ने लगती है। सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये होता है, और आज़ाद हिंद फौज का जो विचार है ये सबसे पहले आया था कैप्टन मनमोहन सिंह के माइंड में, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ये भी आप ध्यान रखें, कंफ्यूजन होता है कि इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई है आज़ाद हिंद फौज की। 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया जाता है, ये यहाँ पर सही है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था 1943 में, और इन्होंने यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड यानी कि रेजिमेंट की स्थापना की, और 3 और नामों से इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिसमें जो है एक था सुभाष रेजिमेंट, और गांधी ब्रिगेड भी इन्होंने बनाया जो है पुरुष ब्रिगेड की अगर बात की जाए तो नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस जो ब्रिगेड है इन्होंने बनाया था, और एक थी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। इसकी स्थापना 1943 में होती है। और यहाँ पर प्रतीक जो है, यहाँ पर जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है वो दहाड़ता हुआ शेर है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें। सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पर जो है महात्मा गांधी को सिंगापुर से ही रेडियो पर राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था, तो ये भी आप ध्यान रखें। और अंडमान निकोबार में इन्होंने ही शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप की स्थापना की थी। जापान से अंडमान निकोबार प्राप्त करके इन्होंने इसका नाम जो है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पे मुकदमा चलाया जाता है, और ये मुकदमा जो है लाल किला मुकदमा के नाम से फेमस है, और यहाँ पर वकील जो हैं सुभाष जो आज़ाद हिंद फौज के थे, यहाँ पर सैनिक, उनके वकील मूलाराम देसाई और जवाहरलाल नेहरू थे। और ये यहाँ पर जो है इसके बाद जब मुकदमा चलता है उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे इनको बरी कर दिया जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत, और यहाँ पर जो है मुस्लिम राज्य मांग को ये समाप्त कर देता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने जो है मुस्लिम राज्य की जो मांग थी उसको समाप्त कर दिया था। इसी के विरोध में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है।
1946 में नौसैनिक विद्रोह होता है, जिसमें जो है आईएनएस तलवार पर जो है क्विट इंडिया लिख देते हैं ये लोग। तो यही जो था नौसैनिक विद्रोह था 1946 में होता है। इसके बाद जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है, और यहाँ पर जो है संविधान सभा की पहली जो बैठक है ये होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद 11 तारीख को फिर से होती है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं एटली बनते हैं, और नए प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, और इन्होंने घोषणा की थी, उसका नाम इन्होंने एटली घोषणा रखा, और इन्होंने कहा कि जल्द ही भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा एटली घोषणा के अनुसार। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, और इसमें 2 राष्ट्र का प्रावधान करते हैं। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनाने की बात जो है माउंटबेटन योजना के द्वारा 3 जून 1947 को की जाती है। और ये जो है स्वतंत्रता एक्ट आता है भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए। कब आता है? 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाता है, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जिन्ना को बना दिया जाता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया, और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, आप लोग जानते भी हैं। और भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन है, ये भी आप ध्यान रखें। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, ये भी आप ध्यान रखें। ये आज़ादी से पहले थे, और भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद श्री राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और एकमात्र वही बने। सो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ जो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग सपोर्ट करें, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोग के लिए और भी कंटेंट अच्छा अच्छा बना के ला पाऊँगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में।